तो आज आर्टिकल 62 तक पढ़े हैं, उसके आगे अब खाली राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल अब पढ़ेंगे, अभी नहीं। आर्टिकल फिर 62 के बाद 63 से उपराष्ट्रपति चालू होता है। तो राष्ट्रपति के बारे में और कुछ जो जानकारी है वो यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो लिखो सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति होती है। आज का हेडिंग है राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, तो पहली शक्ति जो है कार्यपालिका शक्ति है। इसको कार्यकारी शक्ति लिख सकते हैं ना, कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी शक्ति। अंग्रेजी में लिखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर, EXCUTIV, एग्जीक्यूटिव पावर। कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति किसी की नियुक्ति करेंगे तो किसके अंतर्गत करेंगे? कार्यकारी के काम करेंगे ना राष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव पावर, काम करेंगे। तो गवर्नर की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति इसी के अंतर्गत करते हैं। किसी भी राज्य में गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। CAG की नियुक्ति और राज्यपाल की भी नियुक्ति सब किसके अंतर्गत करते हैं? कार्यकारी शक्ति के। CAG एक पद है जो आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी इसका हम लोग CAG की नियुक्ति और गवर्नर की नियुक्ति कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा शक्ति है विधायी शक्ति। इसी तरह UPSC सिविल सेवा के बारे में जो नियुक्ति करेंगे वो भी किसके अंतर्गत करेंगे? देखो कोई भी IAS IPS बनता है तो किससे जाके नियुक्ति लेता है? राष्ट्रपति से जाके नियुक्ति पत्र अपना लेता है। तो भी करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं? कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत करते हैं। 2 नंबर में है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, देखो तो कह रहा है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। इसके अंतर्गत हम देख चुके हैं पहले भी कि देखो विधायी शक्ति के अंतर्गत एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति हुई थी वो राष्ट्रपति किसके अंतर्गत किए थे? विधायी शक्ति के अंतर्गत। नेता बनाए, उसको क्या बनाए थे? लोकसभा में पद दिए थे ना, सदस्य बनाए थे लोकसभा का। तो विधायी शक्ति के अंतर्गत एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति की शक्तियां। तो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत गवर्नर की नियुक्ति, CAG की नियुक्ति या UPSC से संबंधित नियुक्तियां करेंगे। और विधायी शक्ति के अंतर्गत एंग्लो इंडियन की नियुक्तियां करते हैं। नंबर 3 में लिखो वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति अंग्रेजी में लिखेंगे फाइनेंशियल पावर। क्या लग रहा है? वित्तीय शक्ति मतलब वेतन से संबंधित, रुपया पैसा से संबंधित बातें कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आता है संचित निधि। संचित निधि की शक्ति, आकस्मिक निधि की शक्ति। आकस्मिक निधि नहीं, ये अलग चीज है। संचित निधि देश का पैसा होता है। इसके अंतर्गत बजट और क्या आ जाएगा? बजट।
वित्तीय संबंधित नियुक्तियां या तो राष्ट्रपति के करना होगा या संचित निधि या आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि होता है इसमें 500 करोड़ रुपया ऑलरेडी रखा रहता है। अगर जरूरत पड़ती है कोई आपातकालीन परिस्थिति में, जैसे अभी उत्तराखंड में हाल फिलहाल में कुछ साल पहले क्या हुआ था, अचानक दुर्घटना हुई थी, भूस्खलन हुआ था, और वैसी परिस्थिति में अगर सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो आकस्मिक निधि से निकाल सकता है। तो इस पैसे को निकालने के लिए मिनिमम बैलेंस इसका होता है 500 करोड़। तो इसको निकालने के लिए राष्ट्रपति का साइन होगा और ये 500 करोड़, इससे पैसा ज्यादा इसमें रहते हैं, इसका मिनिमम बैलेंस है 500 करोड़, तो ये आसानी से पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन वही बजट से पैसा निकालना रहता है तो इसके लिए बिल पास करना पड़ता है। तो ये सारी शक्तियां जो है वित्तीय संबंधित किसके पास है, राष्ट्रपति के पास रहती है, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आती है। सारा काम हो रहा है ना रुपया पैसा के बना। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत ही वित्त विभाग के अध्यक्ष की, वित्त विभाग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना होगा। तो वित्तीय शक्ति से ही राष्ट्रपति नियुक्ति, वित्त विभाग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति किस शक्ति से करते हैं, वित्तीय शक्ति के द्वारा करते हैं। अगला है मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। तो देश की जो सेना है वो किसके अंतर्गत आती है, राष्ट्रपति के अधीन होती है। देश, किसी देश पे, जैसे किसी देश पे हमको क्या करना रहेगा, अटैक करना रहेगा, युद्ध की परिस्थिति बन गई, तो आदेश कौन देंगे, राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति का आदेश नहीं होगा देश की सेना आक्रमण नहीं करेगी। तो देश की मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति भी राष्ट्रपति की होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। 5 नंबर, वीटो पावर। क्या लिखेंगे, वीटो शक्ति। वीटो करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। कोई बिल आया उसको वीटो करेंगे, रोक लगाएंगे तो राष्ट्रपति लगाएंगे। तो राष्ट्रपति के पास संविधान में 3 प्रकार के वीटो की चर्चा है। नंबर 1, अत्यंत कारी वीटो, अत्यंत कारी वीटो, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है निलंबकारी वीटो। सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन वीटो। और एक वीटो और है पॉकेट, रुक जाओ, एक वीटो और है पॉकेट वीटो। तो 3 प्रकार के वीटो की चर्चा है। 3 प्रकार के वीटो पावर संविधान में राष्ट्रपति के लिए दिए गए। तो अत्यंतकारी वीटो, इसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि कोई बिल पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद भी राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को क्या करेंगे, रद्द कर सकते हैं। बिल को रद्द राष्ट्रपति कर सकते हैं। बिल को क्या कर सकते, राष्ट्रपति रद्द कर सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि उस पर साइन करे या नहीं करे। यह शक्ति राष्ट्रपति को संविधान में दी गई थी, लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन जब किया गया, खाली 42वां लिख दें, 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो उस टाइम इसको इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसने इस शक्ति को भी संसद में संशोधन करके, संविधान में संशोधन की संसद के माध्यम से, और इसको क्या की,
समाप्त कर दी। तो एब्सोल्यूट पावर जो है अब नहीं है, राष्ट्रपति के पास अत्यंतकारी वीटो शक्ति अब नहीं बचा है। और निलंबकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो, इसके अंतर्गत कहा गया है कि संसद से जब बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास साइन के लिए आएगा, राष्ट्रपति के पास साइन के लिए आएगा, तो राष्ट्रपति उसे वापस रिटर्न कर सकते हैं। फिर से उसे राष्ट्रपति पढ़ेंगे उसको, और उसको पढ़ने के बाद राष्ट्रपति वापस संसद में भेज देंगे कि यह इसमें कुछ त्रुटियां हैं। ये वीटो जो था अत्यंतकारी वीटो, इसमें त्रुटि रहने के बाद भी या वीटो या त्रुटि ना होने के बाद भी, इसमें त्रुटि हो या ना हो, इस वीटो के अंतर्गत उसको क्या करते थे, राष्ट्रपति रद्द कर सकते थे। इसमें राष्ट्रपति की शक्ति चलती थी। लेकिन इसमें जो है निलंबकारी वीटो में, इसमें बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति एक बार उसको पढ़ेंगे, पूरा राष्ट्रपति साइन के लिए जाता है तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो उनको क्या करेंगे, वो करेंगे कि इसको पढ़ने के बाद निलंबकारी वीटो को पढ़ लेंगे, और पढ़ेंगे तो इसमें उनको त्रुटियां मिलेगी, तो जब वापस सुधार के लिए वापस कहाँ भेज देंगे, संसद में, और संसद में भेज देंगे। तो जब वापस ये बिल गया संसद में, तो दोबारा जाने पर संसद को पहले 50+1% बहुमत से, अब इसे दोबारा 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। जो टेंडर वगैरह पास होता है ये सब बीट वगैरह नहीं, टेंडर अलग चीज है, संविधान संशोधन से रिलेटेड चीज है। और राष्ट्रपति चेक करता है ना, मतलब कोई चीज टेंडर पास करने के लिए। तो दोबारा जब रिटर्न होके बिल जाएगा संसद में, तो इस बार 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। इतने बहुमत से बिल पास नहीं होता है तो वह बिल खत्म हो जाएगा, वो कानून नहीं बन पाएगा। तो कितने बहुमत से निलंबकारी, तो कितने निलंबकारी वीटो में वापस रिटर्न जाता है बिल, राष्ट्रपति उसे रिटर्न भेज देते हैं, तो 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। और 2/3 बहुमत संसद में प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है, इसलिए ऐसा प्रावधान दिया गया है। लिखो, वीटो, राष्ट्रपति की शक्तियां में वीटो पावर आता है, और वीटो पावर 3 प्रकार के, 2 हम अभी दिखाएं, तीसरा बताएंगे। अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, इसके अंतर्गत कोई बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति उसको रद्द कर सकते थे, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर थी। 42वां संविधान संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया। एब्सोल्यूट वीटो को, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास अब नहीं है, इसको छीन लिया गया। उसके बाद निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो भी कहते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, पुनर्विचार करते हैं। पुनर्विचार के लिए भेज रहे थे ना, वापस भेज रहे थे, तो हाँ, तो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, और जब पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो इसे 2/3 बहुमत से दोबारा में पास करना पड़ेगा। जिस बिल पर जहां पुनर्विचार के लिए भेज दिए राष्ट्रपति वापस फिर से संसद में, तो क्या करेंगे, 2/3 बहुमत से उसे पास करना पड़ेगा, अन्यथा वह कानून मान्य नहीं होगा। तीसरा लिखेंगे पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। नाम से क्या लग रहा है, नाम से लग रहा है पॉकेट की बात कर रहा है, कुछ ऐसा पावर रख लिया होगा अपने आप के पास, जो पॉकेट में रख लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास साइन के लिए, संसद से पास होने के बाद साइन के लिए आता है, तो उसको राष्ट्रपति अपने कहाँ रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो नाम से लग रहा है क्या करेंगे, पॉकेट में रख लेंगे। जैसे तुमको कोई सामान दिया तो तुम अपने पॉकेट में रख लेते हो झट से, तो उसी प्रकार जब इनके पास बिल आएगा तो यह अपने पॉकेट में, अपने पास, पॉकेट एक सांकेतिक शब्द है, अपने पास उस बिल को रख लेंगे। और यह रखने का जो समय सीमा दिया गया है, यह समय सीमा निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति कितनों दिन रख सकते हैं, साइन करें या नहीं करें, यह राष्ट्रपति की मर्जी है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, निलंबकारी वीटो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिए राष्ट्रपति, और जब 2/3 बहुमत से पास होके आया
तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, ये राष्ट्रपति की मजबूरी बन जाएगी। तो राष्ट्रपति को ये डिसाइड करना पड़ता है किसी बिल को पढ़ के कि उन्नयनकारी वीटो का उपयोग करें या पॉकेट वीटो का उपयोग करें। पहले तो अत्यंतकारी वीटो था तो कोई टेंशन नहीं थी, रद्द कर सकते थे, लेकिन अब राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि क्या करें, वो अपने पॉकेट वीटो का उपयोग कहाँ करें। तो अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, राष्ट्रपति बिल को संसद में पास होने के बाद अपने पास रखेंगे, अपने पास रख सकते हैं। और इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कितना ही दिन रख सकते हैं। जब राष्ट्रपति के पास रखा रह जाएगा, फाइल पेंडिंग रह जाएगा, तो वो कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं होता है कोई कानून नहीं बनता है। तो ऐसा एक बार किया गया है मात्र, आया था डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन विधेयक कौन सा बिल था, डाक संशोधन विधेयक था। और डाक संशोधन विधेयक आया था तो उस समय जो डाक संशोधन विधेयक के समय राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह थे, नाम था ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ने अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, डाक संशोधन विधेयक इनको कुछ ऐसा दिखा इस बिल में, जिसके बाद ये क्या करते हैं, पॉकेट वीटो का इस वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं, पॉकेट वीटो का। और ये वीटो अभी तक पेंडिंग में ही रह गया। अब तो अलग अलग नियम आ गए हैं, डाक की उतनी आवश्यकता भी नहीं है, तो अब इसकी जरूरत भी नहीं है। तो यह क्या रह गया, पॉकेट वीटो पेंडिंग ही रह गया। ये ऐसे ही है, इनके पॉकेट में रखा है तो पॉकेट में रह गया। यही तो राष्ट्रपति की शक्तियां है कि देखो, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ की बहुत सारे व्यक्ति 543 है, यहाँ 545 ना है, 545 है और यहाँ 245 है। इतने सारे लोगों ने मिलकर बिल पास किया और एक अकेला व्यक्ति राष्ट्रपति उस बिल को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है ना, पॉकेट वीटो कर दिया, बिल पास नहीं हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है, राष्ट्रपति की शक्तियां है ना, एक अकेला व्यक्ति क्या कर रहा है, इस कानून में चेंजिंग ला सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति की शक्तियां हैं ये सब हैं। अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश की शक्ति। कोई विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपना आदेश जारी करते हैं। आपातकालीन परिस्थिति हो सकती है, आपातकालीन परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे, तुरंत आदेश जारी करेंगे। उस समय कानून पास करने का समय रहेगा, आपातकालीन परिस्थिति में संसद से उसमें टाइम लगता है। तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। और अध्यादेश की शक्ति के अंतर्गत जब अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेंगे तो कहता है कि अध्यादेश की शक्ति जो होगी वह सत्र प्रारंभ होने के 42 दिन तक। ऐसे राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति 6 माह तक रहती है। कितने माह तक, 6 माह तक। राष्ट्रपति कोई आपातकाल परिस्थिति आ गई तो राष्ट्रपति कानून तुरंत लागू कर दिया अपने पावर से। किस पावर से, अध्यादेश की शक्ति से। तो यह शक्ति कितने समय तक लागू रहेगी, 6 माह तक लागू रहेगी। लेकिन बीच में कोई सत्र प्रारंभ हो जाता है, सत्र
प्रारंभ होता है तो 42 दिन तक रहेगी। कितने दिन तक? 42 दिन तक। 42 दिन तक। लिखो, तुम लोग लिखो जो लिख रहे लिखो। अब पहले समझो सत्र। सत्र तो सत्र समझेंगे तो कानून, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। देश के लिए कानून कौन बनाती है? देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद। संसद। तो बनाओ संसद। तो संसद में विधायक जाके बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो उसके लिए समय निर्धारित दिया गया है। समय निर्धारित है फरवरी से मई, इसको कहते हैं बजट सत्र। फिर है मई, जुलाई, जुलाई से अगस्त तक मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र। और नवंबर से दिसंबर। मतलब इस टाइम ये तीनों क्या है? सत्र है। तो राष्ट्रपति इसके बीच में देखो खाली टाइम है ना, तो जैसे ही खाली टाइम है तो इसके बीच में अध्यादेश जारी कर दो। इसके बीच में राष्ट्रपति जो बीच का टाइम है उसमें राष्ट्रपति क्या कर दिए? अध्यादेश जारी कर दिया। और जब अध्यादेश जारी किया और जैसे ही किसी का सत्र, कोई भी सत्र प्रारंभ हो गया, हो सकता है जनवरी में किया हो तो फरवरी में सत्र क्या होता है? 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके बाद सत्र जैसे प्रारंभ हुआ तो यह अध्यादेश की शक्ति कितने दिन तक रहेगी? मात्र 6 महीने, 42 दिन तक रहेगी। उसके बाद यहाँ से कोई कानून पास, उसके जिस रिलेटेड राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किए उस संबंधित बातचीत होगी उसमें, और 42 दिन तक रहेगी। और अगर नहीं कानून पास होता है तो यह फिर अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। 42 दिन तक, 42 दिन में पास कर ले जाता है। अगर विकट परिस्थिति रहेगी तो सब कोई हेल्प करेगा ना, तो ये पास हो ही जाता है जनरली। तो सत्र प्रारंभ होने के 42 दिन तक ऐसे अध्यादेश की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति कानून जारी करेंगे तो कितने टाइम तक रहेगा? 6 माह तक। 42 दिन को कितना लिख सकते हैं? 7 छके 42, 6 सप्ताह। तो 6 सप्ताह तक रहता है। लिखो सत्र कितने हैं? 3 सत्र हैं। ये भी लिख लेना अलग से। सत्र की संख्या 3 है। 1, 2, 3। इसमें सब विधायक लोग जमा होते हैं संसद में। बजट सत्र। इसमें जमा होते हैं और इसके बीच जो खाली टाइम दिया गया है विधायक लोगों को इसलिए दिया गया है कि वो अपने जनता के पास जाएं और उनकी समस्याओं को जानें। और जब ये सत्र प्रारंभ होगा तो फिर संसद में आके जनता की समस्याओं की वहाँ पे क्या करें? बात रखें, जिससे जनता की समस्या हल हो सके। लेकिन सत्र प्रारंभ होता है तो विधायक पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पहुंचना, उपस्थिति देना उसकी मजबूरी होती है। लेकिन जनता के बीच चुनाव जीतने के बाद समस्या जानने कोई भी विधायक या सांसद नहीं आता है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति जो है, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं तो इसकी अवधि 6 माह तक। लेकिन कोई सत्र प्रारंभ हो जाता है तो 42 दिन तक रहेगा।